वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 8 के बारे में बात विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो वीडियो को विदाउट स्किप करें, एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। Let's talk about section 3, that is establishment of employees state insurance corporation। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये कहते जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो जिस स्पेसिफिक डेट को ऑफिशियली अनाउंस करेगी ना, उस दिन से क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया जाएगा और उस कॉरपोरेशन को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहा जाएगा। और ये जो कॉरपोरेशन है ना, वो इस एक्ट, ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ना, इसके प्रोविजंस के, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली ही क्या है, काम करेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये ना डिसाइड कर दिया है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है ना, इसको मैनेज करने के लिए एक कॉरपोरेशन 1 जनवरी 2025 को शुरू किया जाएगा। अब अपने इस डिसीजन को ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी, ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस करेगी। मतलब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके अपने इस डिसीजन को वो अनाउंस कर देगी। तो इस अनाउंसमेंट के बाद अब क्या होगा, 1 जनवरी 2025 से वो जो कॉरपोरेशन है ना, वो फॉर्मली इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब ये जो कॉरपोरेशन है ना, वो इस स्कीम के, कौन सी स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के जितने भी फ्रेंड्स रेगुलेशंस हैं, बेनिफिट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, सबको एडमिनिस्टर करना शुरू कर देगी। और ये जो कॉरपोरेशन है, इस बात को इंश्योर करेगा कि ये जो हमारा एक्ट है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके प्रोविजंस के मुताबिक ही क्या है, सारा काम हो रहा है। तो क्या समझे आप लोग कि जिस स्पेसिफिक डेट को जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऑफिशियली अनाउंस कर देती है ना, उस दिन से ही क्या है, वो कॉरपोरेशन फॉर्मली ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब करते हैं सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 के बारे में बात। ये पॉइंट पता क्या कहता है, कहते ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ना, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो एक बॉडी कॉरपोरेट होगी। मतलब इस कॉरपोरेशन की अपनी एक लीगल एंटिटी होगी। इसका मतलब कि लॉ, कानून की नज़रों में ये जो कॉरपोरेशन है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। मतलब ये कि अब ये जो कॉरपोरेशन है, अपने नाम पे कुछ भी काम कर सकता है। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इस कॉरपोरेशन में कोई मेंबर आ रहा है, कोई जा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं है, ये जो कॉरपोरेशन है वो तो चलता ही चलेगा। तीसरा, कॉमन सील बोले तो आप लोगों के अपने सिग्नेचर होते हैं, बस ये कॉरपोरेशन के सिग्नेचर हैं जो कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाती हैं, जिससे वो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है। नेक्स्ट आता है स्यू एंड कैन बी स्यूड, मतलब अब अगर कोई घपला हुआ कॉरपोरेशन में, तो सामने वाला बंदा इस कॉरपोरेशन पे केस कर सकता है, और इवन ये जो कॉरपोरेशन है वो भी सामने वाले किसी बंदे पे केस कर सकता है। तो यही था सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में बताया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अब इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो कॉरपोरेशन है ना, इसमें जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट आता है चेयरमैन। जो चेयरमैन है ना इस कॉरपोरेशन का, उसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही जो वाइस चेयरमैन है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। थर्ड, कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ना और एडिशनल मेंबर्स भी अपॉइंट करती हैं, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है ना, वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। ये पॉइंट कहता है कि ये जो एक्ट है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये एक्ट कहते हैं जोन सी स्टेट्स में लागू हैं, जिन स्टेट्स पे ये एक्ट लागू है ना, वो वाली स्टेट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना,
उस स्टेट में से क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेंगी। ऐसा जाता है यूनियन टेरिटरी, कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो एक पर्सन को अपॉइंट करेंगी जो कि यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगी। ये तो सिंपल पॉइंट्स थे। अब जो मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बताऊंगी वो थोड़े ध्यान से समझना, ठीक है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। ये पॉइंट को ध्यान से समझना फ्रेंड्स। कहते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, 10 ये 10 पर्सन्स को अपॉइंट करेंगी जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना समझे। अब सुनो, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करने के बाद करेगी। और एक बात समझो, ये जो एम्प्लॉयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो 10 पर्सन्स को अपॉइंट करती है ना वो एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करने के बाद करती है, जो कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयर्स की, अब इसको भी ध्यान से समझना। अब इसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो 10 पर्सन्स को ही अपॉइंट करेगी जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना तो आप समझ गए ना। अब यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस अपॉइंटमेंट को अब एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करने के बाद करेगी। ठीक, और ये जो एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन है ना ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड होती है। आई होप क्लियर। अब हम बात करेंगे मेडिकल प्रोफेशन के बारे में। इसमें भी फ्रेंड्स पता क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो 2 इसमें अब वो 2 पर्सन्स को अपॉइंट करेंगी जो कि मेडिकल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और बात क्या ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो अपॉइंटमेंट का डिसीजन है ना वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करने के बाद लेगी। और ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ऑर्गेनाइजेशन है ना ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड होगा। यानी मेडिकल प्रोफेशन के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2 पर्सन्स को अपॉइंट करती है ना उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्ट करने के बाद ही करती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्लियामेंट मेंबर्स के बारे में। कहते हैं इसमें होंगे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉरपोरेशन में। लेकिन वो 3 मेंबर्स कैसे, देखो 3 में से जो 2 मेंबर्स हैं ना वो होंगे लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के, ठीक है। और ये जो 2 मेंबर्स हैं ना वो लोकसभा के मेंबर्स द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे। अब बचा एक मेंबर, वो जो एक मेंबर है वो राज्यसभा का होगा और उसको राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टर जनरल का। ये क्या है, इस कॉरपोरेशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। यानी ये अपनी ऑफिशियल पोजीशन के चलते क्या है, इस कॉरपोरेशन का मेंबर होगा। आई नो आपको थोड़ा सा डाउट है, सुनो इस पॉइंट को ध्यान से। सबसे पहले तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होता क्या है, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में एक आम भाषा में समझाऊंगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो फ्रेंड्स, ये कॉलेज है ना जो है ना, इस कॉलेज की देखो एक गवर्निंग बॉडी, एक कमेटी तो होती है ना कोई, है ना। अब वो जो कमेटी होगी है ना उस कमेटी के मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, राइट। और वो जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, वही उस कमेटी में डिसीजंस लेते हैं, राइट। लेकिन मुझे बताओ, अब इस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है क्या वो उस कमेटी में जाकर के बैठ सकता है, उस कमेटी का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल। लेकिन यार प्रिंसिपल को अपॉइंट तो किया ही नहीं गया, उसका तो कोई कमेटी में इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो कैसे कमेटी का हिस्सा बन गया? वो बना अपनी ऑफिशियल पोजीशन के बलबूते पे। यस, बिकॉज वो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, समझे। तो वो बंदा जिसको किसी भी कमेटी में या किसी भी कॉरपोरेशन में इलेक्ट नहीं किया जाता, उसका कोई अपॉइंटमेंट, कोई नॉमिनेशन नहीं होती, लेकिन उसकी ऑफिशियल पोजीशन ही ऐसी होती है कि उस पोजीशन के चलते वो भी उस कॉरपोरेशन या फिर कमेटी का हिस्सा बन जाता है। आई होप अब आपको इस पॉइंट में भी कोई डाउट नहीं होगा। नाउ सेक्शन नंबर 5, दैट इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स ये कहते जो कॉरपोरेशन है ना, इस कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं ना उनका टेन्योर कितना होगा, मतलब उनके ऑफिस का जो टर्म है वो कितना होगा। तो कहते वो होगा 4 सालों का। लेकिन यार ये 4 साल का टाइम शुरू कब होता है?
तो कहते जिस दिन इनके अपॉइंटमेंट या इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन का दिन होगा ना, उस दिन से ही क्या है उनका वो जो टाइम है, जो टेन्योर का समय है वो होगा शुरू। ठीक, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर कोई मेंबर सेक्शन 4 के क्लॉज ए बी सी डी ई का मेंबर है या कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो उनके ऊपर ये 4 साल वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। चलो इस पॉइंट को भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मान के चलिए कि ये जो कॉरपोरेशन है, इस कॉरपोरेशन का ये जो मेंबर है ना, ये 1 जनवरी 2024, आई नो 2024 1 जनवरी जा चुकी, मान लो यार, मानने में क्या जाता है। अच्छा अब एग्जाम्पल सुनो, कहते हैं ये जो कॉरपोरेशन है ना, ये जो उसका मेंबर है ना, ये 1 जनवरी 2024 को क्या है, इसके अपॉइंटमेंट का आया नोटिफिकेशन, मतलब अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हुआ। अब जिस तारीख को पब्लिश हुआ ना इसके अपॉइंटमेंट का या फिर इसके इलेक्शन का नोटिफिकेशन, उस दिन से लेकर के 4 साल तक अब इस मेंबर का टेन्योर चलेगा। मतलब 1 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था ना, तो अब 31 दिसंबर 2027 तक क्या है, इसका टेन्योर चलेगा। लेकिन यार ये जो मेंबर है ना, ये आता है सेक्शन 4 के क्लॉज बी में, तो मेरे को बताओ क्या इसके ऊपर ये जो 4 साल वाला रूल है अप्लाई होगा? बड़े होशियार हो यार, बिल्कुल सही, नहीं अप्लाई होगा। वाई? बिकॉज ये सेक्शन कहता है कि सेक्शन 4 के क्लॉज ए बी सी डी ई या फिर एक्स ऑफिशियल मेंबर पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। अच्छा तो यार एक और सोचने वाली बात है, कहते अगर जो मेंबर है उसका 4 साल का टेन्योर हो गया खत्म, तो क्या उसको उसी ऑफिस में काम करने की इजाज़त है? यस, कहते हैं अगर मान लो ये जो मेंबर है ना, इसका मान के चलो, सिर्फ मान के चलना है कि 31 दिसंबर 2024 को क्या है, टेन्योर हो गया खत्म हो गया इसका समय। लेकिन कहते जो न्यू मेंबर है ना, उसका क्या है 15 जनवरी 2025 को क्या है अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश होना है। तो इसका मतलब न्यू मेंबर जो है उसका जो अपॉइंटमेंट है या इलेक्शन है उसका नोटिफिकेशन अभी क्या है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है। तो जब तक नए मेंबर का नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो जाता ना, तब तक जो पुराना वाला मेंबर है ना, चाहे कहते क्या है उसका टेन्योर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक न्यू मेंबर का नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं हो जाता। अब ये देखते हैं कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। तो ये एक मेंबर है फ्रेंड्स जो आता है सेक्शन 4 के क्लॉज बी में, या हो सकता है ए में आता है, सी में आता है, डी में आता है या ई में आता है। अब ये वाले जो मेंबर्स हैं ना, कहते इनका टेन्योर कितना होगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि 4 साल वाला रूल तो इन पे अप्लाई ही नहीं होता, लेकिन यार इनका भी तो कुछ टेन्योर होगा ना, तो वो कितना है? कहते कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। यह सही सुना आपने, इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं। मतलब अब मान लो ये पर्सन है सेक्शन 4 के क्लॉज ए में आता है, ये बी में आता है, ये सी में आता है, या कोई डी और ई में आता है, तो इन मेंबर्स को अपॉइंट करने वाली कोई गवर्नमेंट भी होगी, तो वो जो गवर्नमेंट है ना उसके अकॉर्डिंगली ही इनका टेन्योर चलता है। जब तक वो गवर्नमेंट इनके जो वो क्या है टेन्योर को एक्सटेंड या टर्मिनेट नहीं कर देती, तब तक क्या है वह टेन्योर चलता ही रहता है। सो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको सेक्शन 5 भी क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, न्यू सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक हमारे न्यू चैनल के बारे में, दैट इज प्रतिभा's पावर टॉक। यस फ्रेंड्स, अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद हैं और आप टेक्निक्स जानना चाहते हो, लाइक रात को नींद नहीं आती तो क्या करें, कोई बात दिमाग से नहीं निकल रही, गुस्सा आ रहा है तो क्या करें, तो इस तरह की स्टोरीज और टेक्निक्स उस चैनल पे बताई जाती हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ सेक्शन 6 दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर रिनॉमिनेशन और री इलेक्शन। कहते फ्रेंड्स मान लो एक कॉरपोरेशन है, उसका ये मेंबर है जिसका टेन्योर हो चुका है खत्म, तो क्या कहते इसको दोबारा से री इलेक्ट या रीनॉमिनेट किया जा सकता है? तो आंसर इज यस। अगर कहते ये क्या है मेंबर लग रहा है कि हाँ फिट है और इसको इसके लिए कंसिडर किया जा रहा है कि इस मेंबर को फिर से री इलेक्ट किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मेंबर है ना हमारा पिंकू,
ये इस कॉर्पोरेशन का मेंबर था और इसका टेन्योर हो गया ख़त्म। लेकिन मान लो गवर्नमेंट या फिर कोई रेलिवेंट बॉडी है, उसको ये लगता है, मतलब वो इसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं, उनको लगता है कि यार इसको तो फिर से इस कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाना चाहिए, तो क्या ये पिंकू खुशी खुशी फिर से इस कॉर्पोरेशन का मेंबर बन जाएगा। मतलब एक पर्सन चाहे उसका क्या है, ख़त्म हो चुका है टेन्योर, फिर भी उसको री इलेक्ट और रीनॉमिनेशन किया जा सकता है। नाउ सेक्शन 7 दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजंस। तो ये सेक्शन कहता है कि कॉर्पोरेशन के जो भी ऑर्डर्स और डिसीजंस हैं उनके ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन के सिग्नेचर होने हैं ज़रूरी, तभी वो जो ऑर्डर्स हैं और वो जो डिसीजंस हैं वो माने जाएंगे वैलिड। नेक्स्ट आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स। कहते हैं कॉर्पोरेशन के जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सबके ऊपर डायरेक्टर जनरल या फिर उसके द्वारा ऑथोराइज किसी रेलिवेंट बॉडी के क्या हैं, सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, चाहे यार कॉर्पोरेशन के कोई भी ऑर्डर है, डिसीजन है, डॉक्यूमेंट हैं, अगर कहते हैं डायरेक्टर जनरल या उसके द्वारा ऑथोराइज रेलिवेंट बॉडी के सिग्नेचर नहीं होंगे तो उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल था ये सेक्शन। नाउ सेक्शन 8 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी। पहले हमने पढ़ा था कॉर्पोरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अब हम कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरेशन जो है ना, कॉर्पोरेशन के मेंबर्स में से फ्रेंड क्या है, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती हैं। तो उस कमेटी के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट ए कहता है कि चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। पॉइंट बी कहता है कि और 3 मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। अब पॉइंट डबल बी को ध्यान से सुनना। कहते स्टैंडिंग कमेटी में और 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो ऐसी 3 स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी जिनका नेम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल गैजेट में टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करती है। इस पॉइंट को ना एग्जाम्पल से समझना। मान लीजिए फ्रेंड्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ये जारी करती है, ये अनाउंस करती है कि मान लो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात कि ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, इनको क्या है, स्टैंडिंग कमेटी में रिप्रेजेंट करना है। तो अब इस नोटिफिकेशन के आधार पर क्या है, ये जो 3 स्टेट्स हैं ना, है ना, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनको अपॉइंट किया जाएगा। क्या समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में जिन 3 स्टेट्स का ऐसे नोटिस कह लो पब्लिश कर देती है, ये जारी कर देती है कि ये स्टेट्स को स्टैंडिंग कमेटी में रिप्रेजेंट करना है, तो उन्हीं स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है, अपॉइंट किया जाएगा। पॉइंट सी अब ये कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि कॉर्पोरेशन के द्वारा, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में कॉर्पोरेशन के द्वारा 8 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे। उन 8 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं ना, वो कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनमें से इलेक्ट किए जाएंगे। बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं ना, वो जो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनमें से इलेक्ट किए जाएंगे। 6 हो गए। एक जो है वो जो मेडिकल प्रोफेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनमें से अपॉइंट किया जाएगा। 7 हो गए। बचा एक, वो जो एक है वो जो पार्लियामेंट का मेंबर है ना, उसमें से इलेक्ट किया जाएगा। अब पॉइंट डी क्या कहता है, वो कहता है जो डायरेक्टर जनरल है ना, वो भी इस कमेटी का क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। मतलब वो अपनी पोजीशन के चलते इस कमेटी का हिस्सा होगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है, आई होप वो आपको पहले ही क्लियर हो गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।